बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं मोहम्मद ज़ुबैर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। उम्मीद है तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। शहजाद साहब मेरे साथ मौजूद हैं और आज हम बात करेंगे असिस्टेंट इलेक्शन कमिश्नर का, जो अभी 6 तारीख को पेपर हुआ है कि एक तो उसका रिज़ल्ट कब तक एक्सपेक्टेड है, अगली फ़ेज़ का फिर इम्तिहान कब तक होगा, और दूसरी बात यह है कि 2 इम्पॉर्टेंट मुद्दे हैं, उनको भी हम इसके अंदर ऐड करेंगे। कि बहुत सारे कैंडिडेट्स हमें मैसेज करते हैं कि जी ये जो पेपर था ये लीक्ड था, पहली बात। दूसरी बात, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो दूसरे लोगों को डिस्करेज करते हैं कि ये सीट्स ऑलरेडी रिजर्व होती हैं और आप लोगों को इससे कुछ नहीं मिलने वाला। तो हम अपना ज़ाती एक्सपीरियंस बयान करेंगे क्योंकि हमारा अपना एक कलीग, क्योंकि वो पिछली दफ़ा इसमें रिक्रूट हुआ था असिस्टेंट इलेक्शन कमिश्नर, तो वो क्योंकि ऐसा था कि जो हमने इकट्ठे 4-5 साल काम किया हुआ था, तो उसकी बेस पर कुछ फैक्ट्स हैं जो आपके साथ रखने हैं। उससे पहले सर एक रिक्वेस्ट कर दूं मैं इनसे। सर बिल्कुल। अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए आए हैं और ये वीडियो आप कहीं भी देख रहे हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। ठीक हो गया, बेहतरीन हो गया। चलें जी। अच्छा सर, असिस्टेंट इलेक्शन कमिश्नर, जी सर। आज सुबह मेरी बात हुई थी, मैंने को मालूम करने की कोशिश की है जी कि इसका रिजल्ट कब तक आएगा और अगली फेज के लिए। ठीक है। पहले तो इस पे आने से पहले ना एक दो चीज़ें हैं। बहुत सारे बच्चे ऐसे कह रहे थे कि ये पेपर ऑलरेडी लीक था, ये गलत है। ठीक है, बिल्कुल ऐसे ही सही कह रहे हैं। पेपर बिल्कुल भी लीक नहीं था। हम्म, हाँ, पेपर होने के बाद उसकी जो पीडीएफ शेयर हो रही थी वो तो इम्तिहानी मरकज में कोई भी कर कोई सकता भी था। कर मीन सकता है वहां पर जो अमला था वो भी कर सकते थे, या किसी तरह भी हो जाता है। ठीक है, तो ऐसा इशू नहीं था कि ये पेपर पहले से कैंडिडेट्स को प्रोवाइड किया गया था, बिल्कुल भी नहीं है। जहाँ तक मैं एटलीस्ट बहुत ज़्यादा तादाद में कैंडिडेट्स को जानता हूँ जो कि पब्लिक सर्विस कमीशन में या फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन की तैयारी कर रहे हैं, हमारे साथ डेली बेसिस पर उनका इंटरेक्शन होता है, तो इसमें ऐसा कोई सीन नहीं था, पहली बात। ठीक है। दूसरी बात, जो लोग कैंडिडेट्स को डिस्करेज करते हैं, मेरे ख्याल में उन्हें थोड़ा सा ख्याल करना चाहिए। ऐसे देखें सर, मैं ये तो नहीं कहता कि हमारे यहाँ कोई बहुत आइडियल सिस्टम है, ठीक है, बहुत आइडियल नहीं है, बट जो सिस्टम अवेलेबल है हमें उसके मुताबिक चलना चाहिए और उस पर यकीन करना चाहिए। सर कम से कम ये जो बड़े इदारे हैं ना, पीपीएससी हो गया, एफपीएससी हो गया, या इस तरह के इलेक्शन कमीशन वगैरह जो बड़े इदारे हैं उसमें ऑलमोस्ट मेरिट होता है। जी, पहली बात, ऑलमोस्ट से मुराद ये है कि तकरीबन 99%। बिल्कुल ऐसे। ठीक है जी। और ये जो एफपीएससी और पब्लिक सर्विस कमीशन के अंदर, तो मैं तो ज़ाती तौर पर 100% कहता हूँ कि यहाँ पे ट्रांसपेरेंसी होती है। इसके इश्यूज उस वक्त होते हैं जब सिर्फ डिपार्टमेंट अपनी हायरिंग कर रहा होता है, उस वक्त कुछ ना कुछ हो जाता है। तो 100 आप में से वो लोग जिन्हें ये लोग कह रहे हैं कि ये सीट्स ऑलरेडी रिजर्व हैं और ये सिर्फ फॉर्मेलिटी के लिए टेस्ट लिया गया है, तो ये झूठ है। ठीक है, पहली बात। दूसरी बात, वो सिर्फ और सिर्फ उनका मकसद आप लोगों को डिस्करेज करना है। दूसरी बात, हमारे अपने एक कॉलीग थे, वो जो लास्ट टाइम भर्ती हुए थे, तो ये हमारे सामने की एग्जाम्पल है। उन्होंने मेहनत की, हार्ड वर्क किया, और हार्ड वर्क करने के बाद एक कंपेटिटिव कैंडिडेट थे तो वो सिलेक्ट हो गए। बिल्कुल ऐसे। ठीक है, तो इसमें ऐसा कोई इशू नहीं है। हमारे साथ भी वो 17 पे थे, वहां पर भी 17 में गए। तो इसलिए कोई इशू नहीं है ऐसा कि आप लोग अगर समझते हैं कि वहां पर कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं होगी, बिल्कुल होगी। अब ये आपने खुद साबित करनी है कि आप कितने कंपेटिटिव कैंडिडेट हैं। ठीक है, आप कितने अहल कैंडिडेट हैं। अब सर हम आ जाते हैं अगले मुद्दे पर। हाँ जी, पेपर तो ओवरऑल वैसे नॉर्मल था, कोई ज्यादा पेपर नॉर्मल नहीं था, पेपर आसान था। हाँ ठीक है, आप तो इसे भी एक स्टेप आगे चले। ठीक है, पेपर मुश्किल हम नॉर्मल भी नहीं कह सकते, हम कह सकते हैं कि पेपर आसान था। कुछ कैंडिडेट को टाइम ज्यादा मिल गया था तैयारी का, ऐसी कुछ हमने इसके ऊपर बात भी बहुत ज्यादा की हुई थी। कैंडिडेट को उस पैटर्न की समझ आ चुकी थी कि पेपर किस तरह से आना है। कुछ कैंडिडेट ने मेहनत भी बहुत ज्यादा की हुई। बिल्कुल ठीक है। सर ये जो हम एक्टिविटी करवाते हैं ना, मॉक टेस्ट वाली, उससे भी बहुत बूस्ट होता है लोगों को ना। अच्छा। क्योंकि वो तैयारी करते हैं, फिर वो पेपर देते हैं, तो टाइम मैनेजमेंट और जो रेलिवेंट क्वेश्चंस हैं वो चीज़ें भी उनको आसानी हो जाती है। अच्छा, इसी तनाजुर में सर, क्योंकि ये जो इलेक्शन कमीशन की ऑडियंस है, ये वो है जो फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन की ऑडियंस है, मीन तमाम सूबों से है। तो आज से जो हमारा एक मॉक टेस्ट शुरू हो रहा है, जिसमें हमने एफपीएससी में जो लेक्चरर की सीट्स आई है ना 98, जिसमें सिर्फ खवातीन कैंडिडेट्स हैं, हाँ जी, उनमें 50 नंबर का जो पेपर है वो आना है 30 नंबर बीएड के और 20 नंबर इंग्लिश के।
ठीक है। हम सिर्फ इन 50 नंबर्स के मॉक टेस्ट कंडक्ट करवा रहे हैं, वो जो आज से शुरू होंगे, और उसकी फीस भी हमने 1000 रुपये रखी हुई है। तो एक नंबर दे देते हैं, जो बंदा भी अगर आप में से कोई इसको ज्वाइन करना चाहेगा तो इस नंबर पे रब्ता कर सकता है। वो सिर्फ 50 नंबर के लिए है, बाकी जो सब्जेक्ट के 50 नंबर हैं वो आप लोगों ने खुद उसको प्रिपेयर करना होगा। अच्छा जी सर, अब हम आ जाते हैं कि इसमें हमारा जो ईएससी रिलेटेड लोग हैं, तो क्या हम उनको भी डील करेंगे ना? वो सेपरेट करेंगे ओके। इंशाल्लाह। अच्छा जी, अब आगे हम आते हैं इस पे कि इसका रिजल्ट कब तक एक्सपेक्टेड है, क्योंकि आज सब मालूम करने की कोशिश की है, तो इसके ऊपर सर बहुत एग्रेसिवली इलेक्शन कमीशन में काम हो रहा है, क्योंकि ऑलरेडी उनके शेड्यूल के मुताबिक ये बहुत लेट था। उन्होंने जो अपनी की हुई थी ना असेसमेंट या प्लानिंग, उसके तहत अभी तक इनका रिजल्ट आ जाना था जी, ऐसे। तो वो ऑलरेडी लेट है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये रिजल्ट जल्दी आएगा। उन्होंने मुझे 3 वीक्स का बताया है। मुझे भी ऐसे ही। ठीक है कि 3 वीक्स के अंदर जो है इसका रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है, यानी आज अगर हम 9 तारीख है तो मेन दिसंबर के 25 तक, नहीं, दिसंबर के आखिरी वीक में दिसंबर या का। जनवरी के फर्स्ट वीक में हम कह सकते हैं। ठीक है। अच्छा, फिर इससे जुड़ा हुआ अगले मेरे 2-3 क्वेश्चंस थे कि क्या जिन लोगों के 60 नंबर आएंगे सब लोगों को बुलाया जाएगा, मतलब उसके लिए सेकंड फेज के लिए? तो उन्होंने कहा जी नहीं, ठीक है, सारे लोगों को नहीं बुलाया जाएगा, सिर्फ शॉर्ट लिस्ट किए जाएंगे कैंडिडेट्स इन विद पर्सपेक्टिव ऑफ हाईएस्ट मार्क्स। मेरी भी कल जो बात हुई थी ना, मुझे भी उन्होंने ये बताया था कि ऑलमोस्ट 20% पर सीट सेकंड फेज के लिए बुलाए जाएंगे। अच्छा, 20 लोग पर सीट के अगेंस्ट बुलाए जाएंगे और हाईएस्ट नंबर्स वाले बिल्कुल होंगे। ऐसे ही। अच्छा, इसमें अब थोड़ी सी ये बाइफर्केशन हो जाती है कि कुछ रूरल एरियाज की सीट्स होती हैं, लाइक रूरल सिंध का अलग से मेरिट बनेगा, अर्बन सिंध का अलग से बनेगा, एजी का अलग से बनेगा, केपी का अलग से बनेगा। ठीक है। फिर केपी में भी कुछ सीट्स एक्स फाटा की होती हैं, उनका सेपरेट बनता है। ठीक है, ये थोड़ा सा फर्क होता है। अदरवाइज हाईएस्ट जो नंबर होंगे इन तमाम रीजन्स के जितने भी लोग होंगे उनको बुलाया जाएगा। आपका वैसे क्या ख्याल है, जो ओपन कोटा वाले जो होंगे, कितने नंबर वाला सिक्योर है? मुझे लगता है 75 वाला स्कोर होगा। ओके। उसकी रीजन पेपर आसान था। मुझे 80 वाला। अच्छा चलें, आप तो उससे भी एक स्टेप आगे जा रहे हैं। मुझे लगता है 75 वाला जो है ना, ठीक है, उनको तो हर सूरत में अपने ऐसे की तैयारी करनी चाहिए। ठीक है। लेकिन जो 70 वाला बंदा है, मैं ये हरगिज नहीं कहूंगा कि उसकी होप नहीं है। हो सकता है कि मतलब इसी तरह कोटे में वो आ जाते हैं। कोटा भी होता है ना, मुख्तलिफ खवातीन का अलग कोटा, उनका अलग से मेरिट बनेगा। तो ये जो जर्नल मैं एक मेरिट बता रहा हूँ ना, ये जर्नल मेरिट में जो सीट्स हैं वो 75 की होंगी। मुझे लगता है 75 या 75 से ज्यादा जो लोग होंगे वो अहल हो जाएंगे। बाकी खवातीन के लिए जो सीट्स थी उनका अलग से मेरिट होगा, वो हो सकता है 70 पे भी आ जाए। अच्छा, तो अगर और हो सकता है एक्स फाटा, रूरल सिंध, इनके 65 पे भी आ जाए। ठीक है, ये तो मतलब कोटे के हिसाब से है ना। अच्छा, अगर ये रिजल्ट आता है 31 दिसंबर के राउंड अबाउट, ठीक है, तो नेक्स्ट फेज कितने दिन बाद होगा? मेरे ख्याल में वो भी उन्होंने कहा है कि विद इन 3 वीक्स होगी। ठीक, 15 से 20 जनवरी के दरमियान। हाँ जी, अगर रिजल्ट आता है। अच्छा, इसका रिजल्ट का असल में ना जो लोगों को इश्यूज है ना, लोग ये कहते हैं कि ये सीट्स जो हैं ट्रांसपेरेंसी नहीं है। उसकी रीजन सिर्फ इलेक्शन कमीशन क्योंकि पब्लिकली अनाउंस नहीं करता रिजल्ट, वो पब्लिकली अनाउंस ना करने की वजह से लोगों को अपने रिजल्ट का नहीं पता चलता कि मेरे नंबर कितने थे। ये वाकई, हाँ, ये इशू है। इस दफा अल्लाह करे पब्लिक जो ईसीपी वाले हैं वो इसको इंश्योर करें कि रिजल्ट एटलीस्ट सबका डिक्लेयर करें। शॉर्ट लिस्टिंग में खुद ब खुद कैंडिडेट मुतमईन हो जाता है जी मैं शॉर्ट लिस्ट नहीं हो सका। अच्छा, दूसरा इस दफा जो एक इशू था ना कि इस्लामियत के नंबर जो थे वो तमाम लोगों को वही पेपर था, जो हालांकि जो नॉन मुस्लिम थे जिन्होंने बहुत सारे लोगों ने अप्लाई भी किया था उनके लिए एथिक्स होनी चाहिए थी। अच्छा, मुझे इसके बारे में कंफर्मेशन नहीं है कि रिलीजियस माइनॉरिटीज वाला सेपरेट पेपर था या नहीं। अगर था तो फिर ठीक है, अगर नहीं था तो मेरे ख्याल में इस चीज को इंश्योर किया जा सकता था, क्योंकि बाकी जितने भी हमारे कंपैटिटिव इम्तिहान होते हैं उसमें इंश्योर होते हैं, ट्रांसपेरेंसी में। हाँ जी। तो अच्छा, इसके अलावा जी अब अगली जो फेज है आप लोगों की, अब हम उस पर बात कर लेते हैं आखिरी 2 मिनटों में। अगली फेज में सर 10 इंग्लिश ऐसे के मज़ामीन आने हैं। सही। उनमें से कैंडिडेट ने एक मजमून के ऊपर तकरीबन 1500 से 1600 वर्ड्स का ऐसे लिखना होगा। ठीक है, जो कि तकरीबन 2 घंटे पर बेस करेगा। उसमें आउटलाइन भी लिखनी होगी और आउटलाइन से लेकर उसने कंक्लूजन तक लिखना होगा। इस जो 100 नंबर का होगा, 100 नंबर का होगा। और इन दोनों पेपर्स को, इंग्लिश ऐसे का भी और एमसीक्यूज के दोनों के नंबर मिला के इंटरव्यू के लिए शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। फिर एक सीट के 5 लोगों को फिर 5 बुलाएं या 7 बुलाएं या 10 बुलाएं, वो जितने भी बुलाएं, ये उनकी मर्जी है। बट दोनों जो पेपर्स हैं
उनके नंबर कैलकुलेट किए और जाएंगे। सर जो 17 के इंटरव्यूज होते हैं ना इलेक्शन कमीशनर, उसमें अक्सर औकात चीफ इलेक्शन कमीशनर भी बैठ जाते हैं। नहीं, वो अक्सर औकात नहीं, वो बैठते ही वही, क्योंकि अपॉइंटिंग अथॉरिटी वो है। हाँ। तो अपॉइंटिंग अथॉरिटी होने की वजह से जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है वो खुद बैठते हैं। और दूसरा वो बहुत एक जैसा कि हम एक बेहतरीन स्टैंडर्ड का इंटरव्यू होता है वहां पर, जो पिछली दफा हुए थे जिनको हम जानते हैं लोगों को, ऐसा नहीं है कि वो कोई नथु पथु इंटरव्यू नहीं होता, ठीक ठाक इंटरव्यू होता है। अच्छा, अब हम आ जाते हैं सर के जो 10 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, उनमें से एटलीस्ट 4 से 5 टॉपिक्स आप लोगों को ऐसे मिलेंगे जो हमारी रोजमर्रा में आजकल इश्यूज चल रहे हैं, चाहे वो गवर्नेंस का इशू है, चाहे वो न्यू सूबों का इशू है। आबादी के ऊपर बहुत ज्यादा फोकस किया जा रहा है कि ये फेडरल की डोमेन में जाए, आबादी कंट्रोल करें हम, ठीक है, ये एक मसला है, हमारा सोशल इशू बनता जा रहा है हमारी आबादी। उसके अलावा जो हमारे रिसोर्सेज हैं, नेचुरल रिसोर्सेज, उनका हम प्रॉपर यूज नहीं कर पा रहे, इकोनॉमिक क्राइसिस है हमारे पास। अच्छा, उसके अलावा हमारे पास पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी की जो सूरत हाल है वो, इसके अलावा इकोनॉमिक सिचुएशन, और इसके अलावा जो हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स हुई हैं उसके साथ, मतलब जैसे उससे सोसाइटी पर क्या असरात हैं। इसके अलावा एजुकेशन हो गई, एजुकेशन के ऊपर ऐसे आ सकता है, इंटरनेशनल अफेयर्स हैं, टेररिज्म आजकल बहुत ज्यादा डिस्कस हो रहा है दोबारा से, तो इस तरह के, और फिर इलेक्शन के हवाले से कुछ क्वेश्चंस हैं, चलिए क्लाइमेट इलेक्शंस के हवाले से भी कुछ टॉपिक्स हैं, लाइक इंपॉर्टेंस क्या होती है डेमोक्रेसी की किसी भी सोसाइटी के अंदर। अच्छा, उसके बाद जो हमारे फंडामेंटल राइट है, राइट टू वोट जो है, उसके ऊपर आ सकता है कि जी जो फंडामेंटल राइट्स हैं हमारे, हम उनको किस तरीके से प्रोटेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा सर, जैसे मैंने नए सूबों की तो बात कर भी दी है, उसके साथ जो लोकल गवर्नमेंट्स हैं, जो हमारे गवर्नेंस मॉडल के अंदर लोकल गवर्नमेंट्स का किरदार है, वो बहुत जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। पूरी दुनिया में डेवलप्ड स्ट्रक्चर के अंदर सबसे ज्यादा रोल क्या होता है? लोकल गवर्नमेंट्स होता है। अब वो जो मेयर न्यूयॉर्क का जो मेयर सिलेक्ट हुआ है वो तो लोकल गवर्नमेंट का ही है ना, वो कौन सा कोई एमएनए तो नहीं है ना, या ऊपर वाली हायरार्की का तो नहीं है। लेकिन वहां पर क्योंकि इतना बेहतरीन मॉडल डेवलप हुआ है, तो लोकल गवर्नमेंट की बहुत नीड है। पाकिस्तान जैसे मुल्क में ग्रास रूट लेवल से आपके पास काम होते हैं लोगों के, और डेवलपमेंट होती है। तो इस तरह के जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनको आप शॉर्ट लिस्ट करें, और उनके ऊपर सारे मोस्टली पाकिस्तान रिलेटेड बताए हैं जी, विद इन कंट्री। ग्लोबल ट्रेंड्स कौन से? ग्लोबल में अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक ग्लोबली है कि वो तकरीबन जो है वो हर फील्ड के अंदर आ चुकी है। सोशल मीडिया, ये एक हमारे यहाँ अगले आने वाले दिनों में सोशल मीडिया एक बहुत ज़्यादा डिस्कस होने वाला टॉपिक होगा, ठीक है। सोशल मीडिया को आप देख सकते हैं। उसके बाद जैसे अभी आपने इन्वायरमेंटल चेंजेस या क्लाइमेट चेंज का बताया है, वो आप देख सकते हैं। अच्छा, उसके अलावा जो पूरी दुनिया के अंदर इन्फ्लेशन है वो बढ़ती जा रही है, जो जंगें हैं लाइक जैसे यूक्रेन इसराइल, पैलेस्टाइन इसराइल की वार है, यूक्रेन रशिया की वार है, या इवन के जो टेंस टाइज पाकिस्तान और इंडिया की रही हैं, उनकी इकोनॉमीज के ऊपर क्या इम्पैक्ट्स आ सकते हैं। और जो हमारी नेबरिंग कंट्रीज के साथ जो हमारे रिलेशनशिप्स हैं, उसके अंदर पर्टिकुलरली जो रीजनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जिसमें एससीओ का किरदार क्या हो सकता है, सार्क का क्या किरदार हो सकता है, या ओआईसी का क्या किरदार हो सकता है, इस तरह की भी कोई ना कोई ऑर्गेनाइजेशन। मेरे ख्याल जितने हमने डिस्कस कर दिए ना, 10 के 10 इसी में से आ जाएंगे। चलें, अल्लाह करे इसी में से आ जाएं। और कुछ आप इसमें ऐड करना चाहते हैं? बस सर, ऑलमोस्ट। चलें जी, आप में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो हमारी वीडियो आज पहली दफ़ा देख रहे होंगे, तो हमने कोशिश किया है कि इसको सम अप कर दें सारे के सारे को आप लोगों के लिए, टॉपिक को। तो अगर आप लोगों को वीडियो मालूमाती लगी है तो अपने दोस्तों तक ज़रूर शेयर करें, वो जो इस तरह की मालूमात चाहते हैं। और आप लोग हमारे चैनल्स को सब्सक्राइब कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया।